नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, जिनके प्रश्नों की संख्या 1000 से 1500 के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि कोट पाड़ हथकरघा कपड़ा किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि कोट पाड़ हथकरघा कपड़ा किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। फटाफट से दोस्तों कमेंट में आंसर कीजिए। तो दोस्तों कोट पाड़ हथकरघा कपड़ा जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य का नाम है उड़ीसा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कौन प्रदान करता है। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कौन प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कपड़ा मंत्री या फिर भारतीय हस्तशिल्प संघ। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं दोस्तों। तो ए आपका राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। प्रश्न क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, मुंबई, कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, म्यूचुअल फंड क्या है। ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक कोष, दूसरा है वैश्विक वित्त संस्थाओं द्वारा दिया गया एक कोष, तीसरा है एक कोष जो निवेशकों के एक समूह से धन जुटाता है, चौथा है कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर बताइए, म्यूचुअल फंड क्या है। आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो निवेशकों के एक समूह से पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए धन जुटाता है ताकि निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न किया जा सके। तो आपके ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, एक फंड जो निवेशकों के एक समूह से पैसा जुटाता है, एक कोष। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस संस्था ने मीबोर का शुभारंभ किया है। प्रश्न क्या है, किस संस्था ने मीबोर का शुभारंभ किया है। कमेंट में बताइए कि मीबोर का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट से आंसर दीजिए कि मीबोर का शुभारंभ किसने किया है, ये आपको आंसर में बताना है। आपके ऑप्शन है BAC, RBI, NSE, IBA। तो फटाफट से बताइए मीबोर का शुभारंभ किसने किया है और मीबोर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मीबोर का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। क्या होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, क्या होता है, ऑफर रेट होता है। किस संस्था ने मीबोर को शुभारंभ किया है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों RBI ने। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? पहला कथन है फिच, दूसरा है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, तीसरा है मूडी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये फिच, स्टैंडर्ड्स एंड मूअर्स और मूडी, ये तीनों से संबंधित है। तो ये कथन कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा आपका गुड। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शेयर बाजारों में निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? प्रश्न क्या है? शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं सेबी, आरबीआई, भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा जो करता है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करता है, यानी कि सेबी करता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन है रियल टाइम ग्रास सेल्स, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टैक्स ग्रास सेटलमेंट, रेवेन्यू टाइम ग्रास सेटलमेंट। तो फटाफट से आंसर दीजिए। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आरटीजीएस का अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इसका पूर्ण नाम होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। तो बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1980 के दशक के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत के लिए आईएमएफ की शर्तों को सटीक रूप से दर्शाता है? आपके कथन हैं रुपए का अवमूल्यन 22% हुआ, अधिकतम आयात शुल्क को 130% से घटाकर 30% कर दिया गया, सभी सरकारी व्यय में प्रति वर्ष 20% की कटौती की जानी थी। तो सही कूट का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कथन आपको बताना है कि 1980 के दशक के भुगतान संतुलन के संकट के दौरान भारत के लिए आईएमएफ की शर्तों को सटीक रूप से कौन दर्शाता है? तो पहले तो रुपए का अवमूल्यन 22% हुआ, दूसरा है अधिकतम आयात शुल्क को 130% से घटाकर 30% कर दिया गया। तो केवल पहला दूसरा सही है दोस्तों, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामित्व और आर्थिक नियंत्रण के संदर्भ में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को माफ कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामित्व और आर्थिक नियंत्रण के संदर्भ में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था से सही ढंग से अलग करता है? आपके ऑप्शन हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य के पास होता है, जिसका लक्ष्य वर्गहीन समाज बनाना होता है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्योग का स्वामित्व राज्य के पास होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में निजी स्वामित्व की छूट होती है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता तथा सभी निर्णय निजी उद्योगों द्वारा लिए जाते हैं। उपर्युक्त कूट से सही कूट का चयन करना है। चलिए उत्तर दीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों अगर बात की जाए स्वामित्व और आर्थिक नियंत्रण के संदर्भ में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था से सही ढंग से कौन अलग करता है, तो आपका पहला कथन है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य के पास होता है, जिसका लक्ष्य वर्गहीन समाज बनाना होता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है समाजवादी अर्थव्यवस्था के में प्रमुख उद्योग का स्वामित्व राज्य के पास होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में निजी स्वामित्व की छूट होती है। तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा पॉइंट मंच है दोस्तों जो आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, हमारा उद्देश्य ये है आपकी सफलता। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? प्रश्न क्या है? मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? आपके ऑप्शन है रॉबर्टसन, एडम स्मिथ, इरविंग फिशर या जेमकिंस। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा दोस्तों सबसे पहले किसने दी थी? इरविंग फिशर ने दी थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। 1950 और 1990 के बीच की अवधि के दौरान कृषि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का योगदान महत्वपूर्ण रूप से था दोगुनी, निरंतर, स्थिर, बढ़ा हुआ या फिर गिरावट? दोस्तों 1950 और 1990 के बीच की अवधि के दौरान कृषि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का योगदान महत्वपूर्ण था। तो ये कौन सा था? गिरावट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1932, 1907, 1927 या फिर 1913। तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। दोस्तों इस प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले पीछे एक चीज़ बताना और चाहूँगा कि दोस्तों टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा ने की थी। और कब की थी? 25 अगस्त 1907 को की थी। वो जमशेदजी टाटा समूह के हिस्से के रूप में की गई थी। 1910 में तैयार हुआ था, लेकिन उसका उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कब बनकर तैयार हुआ था। तो बनकर तैयार हुआ था 1910 में और इसने उत्पादन शुरू किया था 1911 में। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और पूछा जा सकता है, यह कौन से क्षेत्र का है? तो निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संयंत्र है जिसे जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। कहाँ? साक्ची में। साक्ची में स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ जोड़ा गया। आपका ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण या स्वच्छ भारत। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा? तो भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ जोड़ा गया? तो वो था दोस्तों डिजिटल इंडिया। किसके साथ जोड़ा गया? डिजिटल इंडिया।
तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट या फिर जीएसटी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जाना जाता है सीमा शुल्क। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध तीव्र औद्योगिकरण में बुनियादी उद्योग, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम, प्रथम पंचवर्षीय योजना महालुमिनस मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम, यही राइट है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने मानक कटौती को समाप्त करने की सिफारिश की थी? प्रश्न क्या है? किस समिति ने मानक कटौती को समाप्त करने की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है जानकी रमन समिति, नाडकर्णी समिति, विजय केलकर समिति, राजा चेलिया समिति। फटाफट से आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए। किस समिति ने मानक कटौती को समाप्त करने की सिफारिश की थी? ये थी दोस्तों विजय केलकर समिति। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कंसोर्टियम ऋण में भाग लेने वाले बैंकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या है? न्यूनतम 2, अधिकतम 10, न्यूनतम 3, अधिकतम 12, न्यूनतम 2, अधिकतम कोई सीमा नहीं, न्यूनतम 4, अधिकतम 20। तो फटाफट से आंसर दीजिए। कंसोर्टियम ऋण में भाग लेने वाले बैंकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्त समावेशन से संबंधित है? वाहुल समिति, रघुराजन समिति, डॉक्टर राकेश मोहन समिति, वेंकटिया समिति। कौन सी समिति वित्त समावेशन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रघुराजन समिति। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक के लाभ और हानि खातों में प्रविष्टि नहीं होगी? जमा राशियों पर ब्याज व्यय, अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और हानि, निवेश बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों से आय। आंसर होगा परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और हानि। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्यता कंपनी की मुहर के तहत एक ऋण है? शेयर, अधिमान्य शेयर, जीरो कूपन बॉन्ड, डिवेंचर। आपके ऑप्शन है शेयर, अधिमान्य शेयर, जीरो कूपन। तो ये हो जाएगा आपका डिवेंचर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरुआत की गई शून्य प्रभाव शून्य दोष मॉडल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रश्न क्या है? शून्य प्रभाव शून्य दोष मॉडल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? शून्य प्रभाव शून्य दोष मॉडल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों ये योजना जो संबंधित है, ये संबंधित है आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाँच जोलान क्या होता है? पाँच जोलान क्या होता है?
ऑप्शन है एक प्रकार का सीमेंट, सामान्य सीमेंट के लिए कच्चा माल, एक प्रकार का सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थ, एक प्रकार की फ्लाई ऐश। पाँच जुलान क्या होता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थ होता है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऋण की राशनिंग क्या है? ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण को सीमित करना, किसी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को सीमित करता है, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण को सीमित करता है। ऋण की राशनिंग क्या है? बताइए, ऋण की राशनिंग क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को सीमित करना। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सभी इनपुट में समान अनुपात में परिवर्तन के कारण कुल आउटपुट परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सभी इनपुट में समान अनुपात में परिवर्तन के कारण कुल आउटपुट परिवर्तन को क्या कहा जाता है? घटते सीमांत प्रतिफल का नियम, बढ़ते उत्पाद का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम या स्थिर प्रतिफल का नियम? आंसर क्या हो जाएगा? सभी इनपुट में समान अनुपात में परिवर्तन के कारण कुल आउटपुट परिवर्तन क्या कहा जाता है? स्थिर प्रतिफल का नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।